एक ना पीडीएफ निकालता हूं बच्चों। ये मान के चलिए कि हमारे पास ना 3 तरह के मटेरियल्स होते हैं, बोलो कौन कौन से? पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, अब मैं यहां पर एक पीडीएफ निकालता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, बहुत सिंपल सा फंडा है भाई, इसको ऐसे ट्रीट करना, इस पूरे के पूरे टॉपिक को ना ऐसे ट्रीट करना कि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। जो पैरामैग्नेटिक होते हैं वो डायमैग्नेटिक के कंपैरेटिवली मैग्नेटिक फील्ड को पसंद करते हैं, अपने अंदर से पास होने में अलाउ करते हैं। और फेरोमैग्नेटिक जो होते हैं, वो फेरो मतलब आप शब्द भी समझ सकते हैं, कुछ आयरन जैसा जो शब्द है, सो फेरो वहां से उठाया गया। और ये जो मटेरियल्स होते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, अपने अंदर से उनको अलाउ करते हैं पास होने के लिए। कुल मिला के ये समझ लीजिए कि अगर मैंने कहीं पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो मेरे पास कुछ मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, इसी से तुम सारा समझोगे बच्चों, ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी है, ध्यान देना भाई क्लास, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, बी मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें मैंने कभी अगर कोई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस मैंने ऐसे रख दिया, ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो यही मैग्नेटिक फील्ड ना ऐसी नहीं रहेगी, सारी डायमैग्नेटिक फील्ड ऐसी हो जाएंगी, जो इधर से जा रही थी वो ऊपर से निकलने की कोशिश करेगी, जो इधर से जा रही थी वो इधर से जाने की कोशिश करेगी। समझ रहे हैं मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मींस मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के थ्रू पास होना पसंद, बाद में वापस से ऐसे आ जाएगी एक तरीके से, समझो मेरी बात को। तो ऐसे समझ के चलना है कि ये मैग्नेटिक फील्ड को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें कुछ मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से पास हो जाएगी, कुछ पास हो जाएंगी, कुछ वैसे निकल जाएंगी, समझो मेरी बात को, इक्का दुक्का पास हो जाएंगी। और इस वाले में तो ऐसा होने वाला है कि जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर से जानी थी वो तो जा ही रही है, जो बाहर वाली है ना वो भी रास्ता मोड़ के अंदर से ही जा रही है। समझ रहे मेरी बात को? ये होते हैं फेरो। बस इसी चीज के जरिए, इन्हीं 3 चीजों के जरिए आप लोगों को आइडिया लगेगा कि हमारी जो ये मटेरियल्स हैं वो कई तरह की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, और आपको एग्जाम में इन 3 पे ही क्वेश्चन आता है। ये मान के चलिएगा कि हम लोगों ने जितना आज तक देखा है ना पेपर्स, 99.99 मतलब 100 ही होता है एक तरीके का। ठीक है, बहुत रेयरली बात हम करते हैं कि शायद टीचर ना दे यहाँ से क्वेश्चन, कुछ और ही दे रहा है, लेकिन हमने मतलब इतने पेपर्स देखे हैं, 10 में से 9 पेपर तो आप कम से कम मान के चलिए कि उनमें क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ टेबल से ही आता है। तो कंफर्म्ड मान के चलिएगा, ये लगा लीजिए कंफर्म टाइप का क्वेश्चन है, आना ही आना है। और जो टेबल बताऊंगा बस वो याद कर लो एज इट इज हो बहू, वहां से आपको 2 नंबर या 3 नंबर इतने का ही चैप्टर आता है, ये इतने नंबर की चीजें वहां से मिल जाएंगी। ठीक है, सो गाइज तीनों मटेरियल्स में क्या फर्क है, जल्दी बोलो, तीनों मटेरियल्स में क्या फर्क है? पहला मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड को बिल्कुल पसंद नहीं करता, दूसरा वाला थोड़ा बहुत पसंद करता है, और तीसरा वाला। चलिए अब इसी बात को समझने के लिए एक पीडीएफ निकालते हैं बच्चों। ये हमारे पास पीडीएफ है, और ये अब ध्यान से हम लोग इसको समझेंगे भाई। क्लास ये देखिए भाई, ये यहां पर दिया हुआ डिफरेंस बिटवीन द डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इन डिफरेंसेस को पढ़ते चलेंगे, जो डिफरेंस मैं बताऊंगा आपको आपके एनसीईआरटी से रिलेट नहीं करता उसको छोड़ देंगे, बाकी सारे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पहला, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस फीबली रिपेल्ड बाय द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये इतना ज्यादा उसको मतलब अट्रैक्ट नहीं करती हैं, बोले कि रिपेल करती हैं, कुछ भी बात कर लीजिए। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर फीबली अट्रैक्टेड बाय द, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं है, थोड़ा बहुत अट्रैक्शन है। ये वाला बोलो क्या है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ये वाले मटेरियल स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, ये वाले वीकली अट्रैक्ट होते हैं, और ये वाले बोल सकते हैं वीकली रिपेल होते हैं। रिपेल होते हैं बट वीकली रिपेल होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा रिपल्शन नहीं, लेकिन ठीक ठाक रिपल्शन होता है, मतलब फीबली रिपेल्ड। क्या बोलते हैं बोलो, फीबली रिपेल्ड। फीबली मतलब क्या, वीकली शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है? देखो जरा, ये रहा, ये देखो जरा, सारी मैग्नेटिक फील्ड कुछ कुछ ऊपर से चलेगी, यहां पर देखो कुछ अंदर से गई, और यहां पर देखो बिल्कुल बहुत ज्यादा अंदर से गई है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे नहीं आ रहा समझ में, क्या हो गया? पक्का? अच्छा तुम्हें अभी तुम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर पढ़ रहे थे केमिस्ट्री में, है ना? सब बच्चों ने पढ़ा था, सब बच्चों को वो याद है कि तुम लोगों ने ये पढ़ा था कि पैरा वाले क्या होते हैं। पैरा वालों में ये होता है ना, यहाँ पढ़ रहे हैं तो आपने ट्यूशन में यहाँ पर पढ़ लिया है, कहीं और भी पढ़ रहे हो तो कोऑर्डिनेशन हो गया तो पढ़ लिया होगा। सो ऐसे होते हैं पैरा, जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। डाई वाले कैसे होते हैं,
जिनमें इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, पेयर्ड हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे ये पेयर्ड हो गए ना। होता क्या है इनके पेयर्ड होने से ना एक दूसरे की मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल हो जाती है। क्यों? आप लोगों को 11th क्लास में बताया गया था कि अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे है और दूसरा इलेक्ट्रॉन उल्टा रखा जाता है तो इनकी स्पिन अलग अलग होती है। स्पिन का मतलब होता है कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी एटम में ना घूम रहा होता है ऐसे करके, तो जैसे कि अर्थ सन के चारों तरफ घूमती भी है और अपने एक्सिस पे स्पिन भी करती है, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते भी हैं, साथ के साथ क्या करते हैं बोलो, स्पिन भी करते हैं। बस फर्क ये होता है कि एक अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन करता है तो दूसरा बोलो, फोकस करना है यार, हाँ भाई रचित, एक इलेक्ट्रॉन अगर कैसा स्पिन करता है बोलो क्लॉकवाइज, तो दूसरा कैसे करता है बोलो, एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा एंटी क्लॉकवाइज करता है, एक क्लॉकवाइज स्पिन करता है और एक। अब मुझे बताओ जब इलेक्ट्रॉन स्पिन करेगा तो सब बच्चों ने पढ़ा हुआ चार्ज की मूवमेंट से बोलो क्या बनता है, करंट, और करंट से बोलो क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड। ना सब कुछ रिलेशन में यार। तो मुझे बताओ अगर मेरा चार्ज ऐसे चला, सोचो चार्ज ऐसे चला तो करंट भी मान लो, वैसे डायरेक्शन बदलती है, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहे हैं तो करंट इसके अपोजिट चलेगा, और करंट ऐसे चलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगी, बाहर। तो इतनी तो पक्की बात है ना, ध्यान सुनो, अगर इसका इलेक्ट्रॉन मूवमेंट ऐसे कर रहा है तो इसकी जिस भी तरह मैग्नेटिक फील्ड बनेगी दूसरे वाले की मैग्नेटिक फील्ड उसके बिल्कुल विपरीत बनेगी। अरे नहीं यार ये बात सुन, अरे थोड़ा जल्दी सुन लो, इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है, करंट कैसे चलेगा बताओ, करंट इसके अपोजिट। अरे इलेक्ट्रॉन ऐसे है तो करंट, करंट ऐसे तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड बाहर तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कहां बनेगी, क्योंकि डायरेक्शन ही स्पिन की अलग है, तो दोनों एक दूसरे की मैग्नेटिक मूवमेंट को बोलो क्या कर देंगे, कैंसिल। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स खुद की कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना पाते हैं, क्योंकि इनके सबके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो एक दूसरे के अपोजिट अलाइंड होते हैं। एक क्लॉकवाइज स्पिन करता है, दूसरा बोलो क्या, एंटी क्लॉकवाइज। सचिन समझ रहे, फिर परेशान होएगा पेपर से पहले। मैथ्स छोड़ दो, जो मैथ्स में जो भी करके आए तुम, अच्छा बुरा जो भी मेरे को नहीं पता, लेकिन छोड़ दो। अच्छा बुरा जो भी करे ना, आप लोग नहीं मेहनत कर रहे हो तो गया होगा। पेपर उतना टफ नहीं था मैथ्स का, अगर आप लोगों को टफ लगा है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों के दिए हुए थे जो आप लोगों ने डायरेक्टली नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज आप लोग एक्स्ट्रा प्रिपेयर करके जाते हैं। सीबीएसई ने पूरी एनसीईआरटी दे रखी है, आप लोगों को एनसीईआरटी करनी पड़ेगी। फर्स्ट टर्म तक टीचर्स नहीं करा पाते कि सारे एग्जाम्पल कर ले, फिर तो सिलेबस पूरा नहीं हो पाता। फर्स्ट टर्म तक खींच के करना पड़ता है, फर्स्ट टर्म तक टीचरों को सिलेबस पूरा। फाइनल्स तक सब कुछ हो जाता है, एग्जाम्पल वगैरह सब हो जाते हैं, लेकिन आप लोगों को अपनी तरफ से भी तो एडिशनल एफर्ट डालना चाहिए ना कुछ, कि अगर टीचर्स ने आप लोगों को एक्सेस करा दिए तो आप थोड़ा बहुत एग्जाम्पल तो करें उसके। ये जो तुम्हारे को क्वेश्चन आ रखा था एक्स साइन पाई एक्स, ये क्या था, एग्जाम्पल था, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल थे। तो इधर देखो, बोर्ड पे देखो भाई। सो क्लास, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे की स्पिन को बोलो क्या कर देते हैं, कैंसिल। पैरामैग्नेटिक में क्या होगा, ये 5 के 5 इलेक्ट्रॉन कैसे स्पिन वाले हैं, क्लॉकवाइज। अब एक भी क्लॉकवाइज, दूसरा भी क्लॉकवाइज, तीसरा भी क्लॉकवाइज, तो सबकी जो मैग्नेटिक मूवमेंट बनेगी वो किसी एक ही तरफ बनेगी, तो एडअप हो जाएगा, बढ़िया मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, नहीं बनेगा। समझ नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना। ध्यान दो भैया, ध्यान दोगे तो ही ये फायदा है क्लास का, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। 1 घंटे की क्लास है, फोकस रहोगे, सुन लो, सारा कुछ समझा दूंगा। सो यहाँ पर ध्यान देंगे भाई आप लोग। तो मैंने बोला पहली चीज तो मैंने बता दी कि डायमैग्नेटिक मटेरियल्स रिपेल करते हैं फील्ड को, ये अट्रैक्ट करते हैं और ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। दूसरी चीज, ये डायग्राम आपको समझ में आ रहा है, कभी कभी वो डायग्राम दे देता है, पूछता बताओ जरा ये किसका है और ये किसका है, ये दे देगा वो दे देगा, बोलेंगे ये डाया का है और ये फेरो का है। अब इधर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, एग्जांपल्स आप लोगों की क्षमता के ऊपर है, आप लोग याद कर पाए तो। एनसीईआरटी भी एग्जांपल देके बैठी है। एग्जांपल से जनरली मैंने बहुत रेयरेस्ट क्वेश्चन देखे कि कभी दे रहा है, लेकिन पूछ सकता है कि एंटी मनी जो है बेसिकली, आपको पता है एंटी मनी आपका प्रोडक्ट टेबल के अंदर लाई करता है, नहीं पढ़ा हुआ आप लोगों ने? नहीं, एनसीईआरटी में एग्जांपल नहीं होता, एनसीईआरटी वाला एग्जांपल याद कर लो। तो एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दिए हुए ना वो याद कर लो बस। एनसीईआरटी में क्या हुआ है, इन तीनों का पैराग्राफ दिया हुआ है, उस पैराग्राफ में लास्ट एग्जांपल दिया हुआ कि इस मटेरियल के कौन से एग्जांपल है, इसके कौन से, उसके कौन से। उसके तो मैं आपको बता देता हूँ, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये जो स्पेशल टाइप के आपके मेटल्स होते हैं जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के टुवर्ड्स, वो ही सब है। आयरन, कोबाल्ट, निकल, स्टील, गैडोनियम, है ना। यहाँ थोड़े से अलग अलग हैं, आप लोग देख लीजिए, और वहाँ देख लो कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, थोड़े से ये महंगे महंगे टाइप के ये डायमैग्नेटिक के अंदर आ रहे हैं। थोड़ा सा तरीका है आप लोगों को याद करने का, कर लीजिएगा, इसका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सुनो भाई, उसके बाद सुनो, the magnetic lines of the forces of the applied magnetic field tend to avoid the diamagnetic material that is do not penetrate the material। समझ में आ गया कि जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो मटेरियल के अंदर पेनिट्रेट होना नहीं चाहती हैं, उसके बाहर से निकलना चाहती है। पढ़ के देख लो, टेंड टू अवॉइड द डायमैग्नेटिक मटेरियल, फील्ड्स अवॉइड करती है मैग्नेटिक मटेरियल को, इस वाले मटेरियल को। इसमें क्या बोलता है, द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ द फोर्सेज ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड टेंड टू पेनिट्रेट द मैग्नेटिक मटेरियल, ये पेनिट्रेट होती है इसके अंदर। और इसमें बोलो क्या बोलता है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेज ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड टेंड टू स्ट्रांगली पेनिट्रेट द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा, नहीं है सचिन,
ध्यान देगा तब तो आएगा। इसमें क्या समझाऊं? इसमें स्ट्रांगली पेनिट्रेट करती है, इसमें उतना पेनिट्रेट नहीं करती है, इसमें बिल्कुल ही पेनिट्रेट नहीं करती है। इसमें क्या नहीं आ रहा समझ में? इस लाइन में ध्यान दो, आएगा समझ में। दिमाग बिल्कुल यहां पर हो तो आएगा समझ में। बाहर की दुनिया छोड़ दो फिलहाल। आ जाओ भाई, अगला सुनो क्या बोलते हैं। ये जरूरी है भाई, ये जरूरी है। अब ये वाला पॉइंट बहुत जरूरी है। क्या बोलते हैं? एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। नॉन यूनिफॉर्म कैसी? ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसी। अच्छा, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है तो मुझे बताओ किस तरफ स्ट्रांग है, किस तरफ वीक है? इधर स्ट्रांग है, स्ट्रांग बी है, और यहां पर बोलो क्या है? अब आप मुझे बताओ जरा, अगर मैं यहां पर एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को प्लेस करता हूं तो वो किस तरफ को मूवमेंट स्टार्ट करेगा? उसको मैग्नेटिक फील्ड पसंद है या नहीं है? पसंद है, तो वो कहां की तरफ भागेगा? वीक फील्ड से स्ट्रांग फील्ड की तरफ भागेगा, सिंपल। और जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है वो कहां भागेगा? स्ट्रांग से वीक की तरफ भागेगा। नहीं आ रहा समझ? पैरा भी कहां भागेगा? वीक से स्ट्रांग की तरफ। यही बताना चाह रहे हैं कि अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, फील्ड बोलो कैसी है? नॉन यूनिफॉर्म। सो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स भागते हैं स्ट्रांग से वीक की तरफ क्योंकि उनको फील्ड पसंद नहीं है। और फेरो वाले कहां भागते हैं? वीक से स्ट्रांग की तरफ। पैरा वाले भी कहां भागते हैं? वीक से स्ट्रांग की तरफ। पढ़ के देख लीजिए क्या बोलता है। इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द डायमैग्नेटिक मटेरियल्स मूव्स फ्रॉम द स्ट्रॉन्गर टू द वीकर फील्ड, स्ट्रॉन्गर टू द वीकर फील्ड। And this in a non-uniform magnetic field, the paramagnetic materials moves from the weaker to the stronger field. ये weaker से stronger, और ये वाला बोलो क्या? Move from the weaker to the stronger field with a strong attraction, with a strong attraction. नहीं है बात समझ में? अब आप मुझे बताओ यार, तुम्हें कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि सर ने एक बार ये वाली बात बोली और सारे पॉइंट उसी पे चल रहे हैं? चाहे वो रिपेल वाला था, चाहे वो अट्रैक्शन वाला था, चाहे स्ट्रॉन्गली अट्रैक्शन वाला था, चाहे पास वाला था, चाहे वो पेनिट्रेट वाला था, चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड वाला था, जिसको एक बात समझ में आ गई कि डायमैग्नेटिक मटेरियल्स फील्ड को पसंद नहीं करते, पैरामैग्नेटिक थोड़ा पसंद करते हैं और फेरो वाले ज्यादा, उसको मैं बोला तो सारे पॉइंट समझ में आने लग जाएंगे अपने आप ही। नहीं आ रहा सर समझ में? आ रहा है, यहीं से आएगा क्वेश्चन। और सुनिए आगे क्या बोलता है, आगे क्या बोलता है। अच्छा आप देखो, ये डायग्राम आएगा एग्जाम के अंदर आप लोगों को, कौन सा मटेरियल है। जैसे कि देखो ये मेरे पास कोई मटेरियल है और वो ना ऐसे नहीं रहना चाह रहा, वो इस तरीके से खड़ा हो गया है। अब कोई चीज ऐसे खड़े होने चाह रही है, मतलब ऐसे नहीं रहना चाह रही, इसका मतलब वो इस फील्ड में रहना पसंद नहीं करती है। कोई चीज अगर इसमें रहना पसंद करती है तो ऐसे बैठी रहेगी अंदर ही, लेकिन ऐसे होने का मतलब वो फील्ड से बाहर रहना चाह रही है, फील्ड से। तो अगर मेरा कोई मटेरियल फील्ड के अंदर ऐसे प्लेस रहता है, अंदर ही रहता है, नॉर्थ और साउथ पोल से फील्ड आ रही है, नॉर्थ से साउथ पोल फील्ड आ रही है, और वो बीच में ऐसे प्लेस रहना चाहता है, तो वो कौन सा होगा? पैरा होगा या क्या होगा? बोलो फेरो। और वो बिल्कुल ऐसे खड़ा हो जाए, मतलब फील्ड से बाहर आने की कोशिश कर रहा है, देखो ऐसे जाने से कुछ पोर्शन उसका बाहर आ जाएगा फील्ड से, तो वो कौन सा होगा? बोलो डाय होगा। फिर वही बात आ गई। नहीं समझ में आया सर? नहीं आया समझ में? सचिन पक्का? अगला सुनो, ये तो पहला पेज था, अगला पेज कैसा आएगा? 1 of 3। हाँ ओके, आ जाओ, चलो चलिए, बहुत अच्छा भाई। ये देखिए भाई, ये बहुत ही शानदार पॉइंट है, एग्जाम में आता है। देखिए कुछ इन मटेरियल्स की ना लिक्विड स्टेट में मिलती है, कुछ मटेरियल्स लिक्विड स्टेट में मिलते हैं। अब डायमैग्नेटिक लिक्विड को देखो क्या कर रहा है, जो ऐसा मटेरियल जो लिक्विड स्टेट में मिला डायमैग्नेटिक, वो क्या कर रहा है? नॉर्थ से साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड है, ये बीच में रहना पसंद नहीं कर रहा है, इसलिए बीच से उठने की कोशिश कर रहा है। देखो ऐसा बना रहा है कि नहीं बना रहा? अरे नहीं आ रहा समझ में? बना रहा है कि नहीं बना रहा? देखो ना इस तरीके से क्यों उठने की कोशिश कर रहे हैं? सिंस उसको मैग्नेटिक फील्ड पसंद नहीं है, इसलिए बीच में से उठना चाह रहा है। और पैरा वाले को बड़ी पसंद है, तो वो सारा का सारा इकट्ठा होकर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुसना चाह रहा है। अरे नहीं आ रही बात समझ में? क्योंकि फील्ड तो नीचे नीचे है ना, तो जिसको पसंद है वो नीचे नीचे हो जाएगा इकट्ठा, लिक्विड ऐसे करके कंपैक्ट हो जाएगा, और ये वाले को पसंद नहीं, इसलिए लिक्विड ऊपर उठना चाह रहा है कि भैया मेरे को फील्ड पसंद नहीं, बाहर भागना चाह रहा है उससे। तो ऐसा डायग्राम आएगा, बोलेगा बताओ जरा कौन सा वाला मटेरियल है, पकड़ लेंगे डायमैग्नेटिक ये वाला है, पैरा वाला है। लेकिन फेरो क्यों नहीं? फेरो के मटेरियल्स के लिक्विड स्टेट में सब्सटेंसेस नहीं मिलते, तो बोलेगे ऐसा कौन सा मटेरियल है जिसका लिक्विड स्टेट में सब्सटेंस नहीं है? तो फेरो है। नहीं आ रही बात समझ में? ओ भाई नहीं आई बात समझ में? पक्का? इजी है ना? अगला देखो क्या बोलता है। Applied magnetic field causes the diamagnetic materials to weakly magnetize in the direction of the opposite to the applied field। ये जनरली पॉइंट वैसे ऐड नहीं करेगा, ये बस ये बोलना चाह रहा है कि जब भी हम कोई मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो ये वाले बहुत वीकली मैग्नेटाइज होते हैं, मतलब थोड़ा बहुत इनमें मैग्नेटिज्म आता है, ज़्यादा नहीं आता। इसमें बोलता है भाई कि मैग्नेटिज्म जो है उतना ज़्यादा मैग्नेटाइज ये भी नहीं होता, लेकिन ये वाले बोलो क्या होता है? स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं। कैसे होते हैं बोलो? स्ट्रांगली मैग्नेटाइज। जैसे किसी चीज़ को मैग्नेटाइज कर रहे हो, उसमें मैग्नेटिक फील्ड डाल रहे हैं, तो ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज है, ये वीकली मैग्नेटाइज है, और वो बहुत ही कम मैग्नेटाइज होते हैं।
ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। हाँ, अगला सुन लीजिए, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स में जीरो डायपोल मूवमेंट होती है। जीरो डायपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। अब क्यों होती है जीरो, बोलो, सोचो जीरो क्यों होती है। अभी तो सिखाया, एक ऊपर और एक नीचे, सरीश, एक ऊपर और एक नीचे, इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन, एक क्लॉकवाइज और एक, एंड ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, ऑल द डोमेन्स आर पेयर्ड। डोमेन्स क्या होते हैं वो सब अब चर्चा भी नहीं कर सकता मैं, लेकिन ये समझ के चलिए कि यहाँ पर सारे जोड़े पेयर्ड होते हैं। सारे जोड़े पेयर्ड होने से क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन, दूसरा, अब कहीं इलेक्ट्रॉन के स्पिन करने से क्या होता है, अरे भैया इलेक्ट्रॉन स्पिन करते हैं तो करंट बनती है, और करंट बनती है तो बोलो क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन अलग दिशा में स्पिन कर रहे हैं, इससे मैग्नेटिक फील्ड भी अलग दिशा में बनती है और एक दूसरे को कैंसिल कर देती है। तो इधर जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बनता है बोलो क्या बनता है, जीरो। इसमें क्या होता है बोलो, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन कम अनपेड होते होंगे, और इसमें बोलो क्या होते होंगे, ज्यादा अनपेड होते होंगे। आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन याद आ रहा है कि व्हाई दिस इज वीकली पैरामैग्नेटिक एंड दिस इज स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक। व्हेन द सब्सटेंस इज स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक, when the substance is strongly paramagnetic, actually it become ferromagnetic। वो क्या बन जाता है बोलो, जब पांच, एक में मान लो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एक में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अरे समझ नहीं आ रहा भाई। अरे निकल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। निकल में 8 होते हैं, 3d8 याद करो। 8 में से 3 तो जोड़े बना लेंगे। अरे भैया 5 में भरो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 तो पेड हो गए, तो उनकी तो डायपोल मोमेंट कैंसिल होगी, 2 की वजह से डायपोल मोमेंट बनेगी, तो पैरा होगा। क्या होगा बोलो, पैरा। लेकिन मैग्नीज देखो, मैग्नीज 3d5 होता है, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन, कैसा होगा, पैरा हो जाएगा। समझ नहीं आ रहा मेरी बात, ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन फेरो, कम अनपेड इलेक्ट्रॉन पैरा। सो यहां पर बोलता भी है इनकी कुछ ना कुछ डायपोल मूवमेंट होती है, और इसकी डायपोल मूवमेंट काफी ज्यादा होती है, ठीक है ना, ठीक है ना, नहीं आ रही बस में मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। इसके बाद क्या बोलता है, ये वाला पॉइंट छोड़ दीजिए, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का नहीं आता कभी भी, छोड़ दीजिए इस पॉइंट को। अब इसके बाद ना एक ससेप्टिबिलिटी का पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो जरूर याद करना पड़ेगा। जो बता रहा हूं सिर्फ वही याद करना है, ठीक है, वही याद करके जाना है फिलहाल अभी आपको। अब देखो यहां पर क्या बोलता है, इंड्यूस्ड मैग्नेटाइजेशन। इंड्यूस्ड मैग्नेटाइजेशन है जो आप मैग्नेटाइजेशन कर रहे हैं, वो यहां पर बोलते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की बड़ी छोटी है और नेगेटिव है। बहुत कम मैग्नेटाइजेशन होता है और बहुत नेगेटिव होते हैं, मतलब मैग्नेटाइजेशन उतनी होती नहीं उन मटेरियल्स में। इसमें क्या बोलता है, द इंड्यूस्ड मैग्नेटाइजेशन। ये क्या होती है इंड्यूस्ड मैग्नेटाइजेशन, बाद में समझेंगे, लेकिन समझ लीजिए कि किसी मटेरियल में से मैग्नेटिक फील्ड को पास करा रहे हो तो आप उसको मैग्नेटाइज करने की कोशिश कर रहे हो, और इसमें मैग्नेटाइजेशन बड़ा छोटा होता है और नेगेटिव वैल्यू मानी जाती है इसकी। इसमें मैग्नेटाइजेशन ठीक ठाक होता है बट पॉजिटिव होता है, छोटा होता है बट क्या होता है, पॉजिटिव। इसमें मैग्नेटाइजेशन काफी अच्छा खासा होता है, लार्ज होता है और पॉजिटिव होता है। तो आपसे बोल सकता है, ये क्वेश्चन आएगा, ये आता है एग्जाम में क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो मैंने देखे हैं ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव वाले क्वेश्चन आते हैं। वो आपसे बोलता है कि द इंड्यूस्ड मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ मटेरियल इज वेरी लार्ज एंड हाईली पॉजिटिव। क्या बोलेगा, द इंड्यूस्ड मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ मटेरियल इज हाईली लार्ज एंड पॉजिटिव। बड़ी वैल्यू है और पॉजिटिव वैल्यू है, तो आप समझेंगे कौन सा मटेरियल है, विच टाइप ऑफ मटेरियल इज पैरामैग्नेटिक है। फेरो लार्ज है और पॉजिटिव है, स्मॉल है पॉजिटिव है, पैरा। स्मॉल है नेगेटिव है, क्लियर है। अरे नहीं आ रही बात समझने, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। लिख लीजिए, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी। यही वो 2 क्वेश्चन हैं जो मैंने हमेशा पेपर में देखे हैं, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये 2 पे आएगा आपको क्वेश्चन। परमिएबिलिटी याद करो सब बच्चे, जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होती है डायमैग्नेटिक की, वो 1 से छोटी होती है, बस याद करो। 1 से क्या होती है, इसकी क्या होती है 1 से बड़ी, हैज अ लार्ज वैल्यू, और इसकी क्या होती है काफी बड़ी होती है, हैज अ वेरी लार्ज वैल्यू। इसकी 1 से छोटी, इसकी 1 से छोटी क्या, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, म्यू जो बोलते हैं। अब कहां चला गया, ठीक है क्लास, मैं पूछूंगा थोड़ी देर में तुमसे क्वेश्चंस। इसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होती है, 1 से छोटी। इसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होती है, ग्रेटर देन यूनिटी, और इसकी तो 1 से काफी बड़ी होती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, नहीं आई बात समझ में। इसकी जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होगी वो भी 1 से बहुत छोटी होगी, इसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 से बड़ी और इसकी बहुत बड़ी। वही बात आती है जो आप रिलेटिव छोड़ दीजिए, आप परमिएबिलिटी वाली बात याद कर लीजिए। डायमैग्नेटिक की परमिएबिलिटी 1 से छोटी, पैरामैग्नेटिक की 1 से बड़ी, और फेरोमैग्नेटिक की 1 से बहुत बड़ी। क्लियर हुआ। चलिए इसके बाद ये हो गए 2 पेज, अब आते हैं तीसरे पेज पे। ये तीसरा शायद आई थिंक, बस इसमें भी हमें बस ये पहला पॉइंट पढ़ना है और कोई सा पॉइंट नहीं पढ़ना, ससेप्टिबिलिटी वाला बस। ससेप्टिबिलिटी ये होता है मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की। जो हमने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड करी उससे कितना मैग्नेटाइजेशन हुआ, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। भाई मैंने 100 यूनिट की फील्ड लगाई, मैंने 100 यूनिट की फील्ड लगाई, बट उसमें मैग्नेटाइजेशन हुआ मात्र 5 यूनिट का, तो वो 5 यूनिट का मैग्नेटाइजेशन हुआ, 100 यूनिट की अप्लाइड फील्ड थी, उसका रेशियो जो होता है ससेप्टिबिलिटी होता है, ऐसे बोलते हैं।
तो इसकी ससेप्टिबिलिटी होती है ना, इसकी नेगेटिव वैल्यू होती है। कैसे होती है बोलो? नेगेटिव वैल्यू। अब बहुत फील्ड लगाते हैं बट मैग्नेटाइजेशन होता नहीं है, तो क्या बोलते हैं बोलो? इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कितनी होती है बोलो? नेगेटिव होती है। क्या होती है बोलो? इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू पॉजिटिव होती है बट छोटी होती है, और इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या होती है? हाईली पॉजिटिव होती है। बस भाई, अब कुछ नहीं करना, जो तुम्हें बताया गया इन्हीं सब बातों पे ध्यान देना है एग्जाम में। और आपसे क्वेश्चंस क्या पूछे जाएंगे अब सुनिएगा। यहां पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, बस आपको बताना है। क्वेश्चन बोलेगा बताइए फॉर अ मटेरियल, ये समझ लो कि तुम्हें जो अभी क्लास चल रही है ना, 2 से 3 नंबर पक्के कराता है एग्जाम के अंदर। आती हैं ये चीजें एग्जाम में, बहुत ज्यादा आती हैं। सबसे हिट टॉपिक्स यही है। किस्मत बहुत तुम्हारी खराब है ना तो कुछ और आएगा, नहीं तो आना यही है। किसी मटेरियल के लिए उसकी जो ससेप्टिबिलिटी है, ससेप्टिबिलिटी को हम एक्स से डिनोट करते हैं। वो भी एक्स थोड़ा स्टाइलिश से एक्स होता है, टेढ़ा मेढ़ा बनाते हो, ऐसा करके बनाते हैं, काई बोलते हैं बेसिकली उसको, ऐसे करके। सो बोलते हैं, वैसे बोल देगा फॉर अ मटेरियल द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव। विच टाइप ऑफ मटेरियल इट इज? कौन सा मटेरियल है? फिर भाई क्लास, ये कौन सा मटेरियल है जिसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव है? डायमैग्नेटिक। जिसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी स्मॉल पॉजिटिव है, बोलेगा स्मॉल पॉजिटिव, हाईली पॉजिटिव। कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसकी रिलेटिव परमेबिलिटी बहुत बड़ी है 1 से? ऐसे लिख के देगा, फेरो वाला। किसकी रिलेटिव परमेबिलिटी 1 से बहुत छोटी है? नेगेटिव नहीं होती, 1 से छोटी होती है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। परमेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती है, परमेबिलिटी पॉजिटिव ही होती है, बस 1 से छोटी होगी या 1 से बड़ी होगी। तो डाय वालों की 1 से छोटी होती है, पैरा वालों की 1 से बड़ी, और फेरो वालों की 1 से बहुत बड़ी। आप एक बात समझ लीजिए, बिल्कुल वैसे चल रहा है जैसे इसने फील्ड को पास नहीं होने दिया, उसने थोड़ा पास होने दिया, उसने बहुत ज्यादा पास होने दिया। इसीलिए ये नेगेटिव, ये थोड़ा पॉजिटिव, ये हाई पॉजिटिव। इसीलिए 1 से छोटा, ये 1 से बड़ा, और ये 1 से बहुत बड़ा। कुछ ऐसे ही चल रहा है सारा कुछ। नहीं आया समझ? तो ये मैं अगर तुम्हें पीडीएफ भेज दूंगा तो तुम्हें इन तीनों मटेरियल्स के बीच में सारे डिफरेंस क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन मेजर तौर पे किस पे आने वाला है? क्वेश्चन आने वाला है परमेबिलिटी के ऊपर, ससेप्टिबिलिटी के ऊपर, मैग्नेटिक जो इंड्यूस मैग्नेटाइजेशन था उसके ऊपर। बताओ किसका इंड्यूस मैग्नेटाइजेशन नेगेटिव होता है? पकड़ लोगे एकदम से, नेगेटिव होता है, एकदम याद आएगा। नेगेटिव चीजें तो डाय के लिए थी बस, हाईली पॉजिटिव फेरो के लिए थी, और लो पॉजिटिव इसके लिए थी, इसके लिए। मैं कह रहा हूं कि कोई बच्चा बिल्कुल सिर्फ स्मार्ट तरीके से पढ़ के चला जाए तो वो पकड़ लेगा एग्जाम में डाया पैरा। लेकिन सीक्वेंस याद रखना, डाया पहले पैरा, कहीं उधर ही गड़बड़ हो जाए कहां पर कौन सी चीज थी, फिर तो भाई हो जाएगा लोचा। समझ रहे हैं बात को? नहीं समझे हो अनुराग? तो ये टेबल है भाई। अब रही बात कि तुम लोग कह रहे हो कि सर इंपॉर्टेंट क्या करना है, देखो चैप्टर 5 से मैंने बता दिया भाई यही करना है। चैप्टर 5 से क्लास, चैप्टर 5 से इसके अलावा आप लोग, सुधांशु, आयुष, चैप्टर 5 से इसके अलावा आप लोग कुछ मत करना, चाहे सिर्फ यही पढ़ के जाना। पढ़ लोगे ये? अब सुन लो, देखिए जो चैप्टर्स है ना, जैसे कि मान लो रे ऑप्टिक्स है आप लोगों का, सबसे गंदा कुछ नहीं है, तुम पढ़ते नहीं हो। इसमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से ना आप लोगों को कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और टेलीस्कोप पढ़ना ही पड़ेगा भाई। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में से कोई एक चीज आएगी पक्का। और थोड़ा सा हालांकि इसमें वही पढ़ लेना, लिमिटेशन वाला पार्ट जो था मैंने करवाया था, ये तो आता ही है एक तरीके से। उसके बाद एक बड़ा जरूरी चीज है लेंस मेकर्स फॉर्मूला, और पढ़ जाना रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। नहीं, कॉम्बिनेशन का इतना जरूरी नहीं, न्यूमेरिकल थे कॉम्बिनेशन के, तो आपकी इच्छा है करोगे नहीं करोगे। एक था रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू 6 केसेस थे इसके। देखो जिसको समझ में आया था वो तो 6 के 6 केस जानता होगा, जिसको समझ नहीं आया था कोई भी एक केस अंधाधुंध उठ जाओ बिल्कुल। पेपर में वही कर देना, तुम्हें मतलब नहीं कन्वेक्स सरफेस दिया है, रेडिएटेड आंसर है, तुम्हें आती है भैया, मेरे को तो रिफ्रैक्शन की डेरिवेशन दिखगी, अंधाधुंध वही कर देना, मिल जाएगा नंबर, मिल जाएगा। एक टी है यार भाई। देखो सुनो,
ये चैप्टर को ना आप ये नहीं कह सकते कि क्या सारा ही पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को इस चैप्टर में। हाँ तो इस चैप्टर में सब पढ़ना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं बोल सकता स्पेसिफिक। ये सभी टॉपिक से क्वेश्चंस भर भर के आते हैं भाई, कुछ नहीं कह सकते। अबे सब कुछ ही करना है तो मेरी नज़र में यहाँ से कुछ। अच्छा सुनो, अरे सुनो, कुछ चैप्टर से बता देता हूँ जो स्पेसिफिक चीज़ें पढ़नी है बस आपको। जैसे कि तुम्हारा जो ऑल्टरनेटिंग करंट है, तुम ज़्यादा कुछ नहीं, बस LCR सर्किट कर जाओ, मेन तो यही आता है, LCR ही आता है। मोर ओवर तुम्हें लगता है तो पावर फैक्टर पढ़ लो, बस लगता है तो वो छोड़ सकते हो तुम। स्टार्टिंग का जो पीक और लो वोल्टेज वाला डेरिवेशन था, RMS वाला, वो जनरली नहीं आता है, ठीक है। LCR पढ़ जाओ और पावर फैक्टर पढ़ जाओ, बहुत रहेगा। EMI से बस 2 चीज़ें कर जाओ, एक सेल्फ इंडक्शन, बाकी चाहे सारा छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, सेल्फ और म्यूचुअल। और सुन लीजिए, म्यूचुअल इंडक्शन के मैंने ना 3 ड्राइव अलग से करवाए थे आप लोगों को, 2-3 केसेस कर लेना वो जरूरी है। चैप्टर 5 से मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं क्या करना है, EM वेव से ऑलरेडी बता चुका हूं, रिसेंट है, कर जाओगे जनरेटर वगैरह। ये डिवाइसेस हैं, एक डिवाइस तो आना ही है ना, या तो MCG आएगा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आएगा। अब जिन बच्चों को लग रहा है चैप्टर 4 से क्या करना है, सर सुन लीजिए, यहां पर ना बहुत जरूरी चीज है MCG, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। एंड ध्यान रखना इसका कन्वर्जन ऑफ क्या, अबे 2 चीजें थी ना, तुम तो टॉपिक में भूल गए हो। फिर क्या था, यहां से आएगा भाई फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। पढ़ा है ये सारा ही तो करा, तो तुमने सारा ही हुआ है। अरे भाई बच्चों देखो, और भाई क्लास देखो, चैप्टर ये काफी बड़ा है लेकिन इतना मुश्किल चैप्टर नहीं था ये जो तुम समझ रहे हो। मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर बहुत मुश्किल था। एक वो डेरिवेशन थी, डेरिवेशन फॉर टॉर्क की डेरिवेशन नहीं आती, बहुत रेयर आती है, बहुत रेयर, छोटी सी डेरिवेशन है। ये तो कंपलसरी है, ये तो बिल्कुल कंपल्शन है कि आपको करना ही है, पढ़ के सारा जाना है, बट ये कंपल्शन है, ठीक है। चैप्टर 3 करंट से क्रिचॉफ्स बहुत जरूरी है, क्रिचॉफ्स करके ही जाना है आप लोगों को, आएगा एग्जाम में नहीं। और जैसे जिन बच्चों को लगे ना जो पोटेंशियल और कैपेसिटेंस वाला चैप्टर है उसमें तुम लोगों को लगे कि उसमें क्या असर करना है, तो एक लास्ट एक टॉपिक करवाया था मैंने, जब कैपेसिटर में हम प्लेट्स को डालते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डालते हैं, तो एक बार हम सर्किट कनेक्शन में रखते हैं और एक बार हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं। उस समय जो होता है वो वाला क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है वो भी। सारे पढ़ो यार, फ्लक्स वगैरह सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। किस चीज को, भाई देखो ऐसा वैसे कुछ इंपॉर्टेंट वगैरह नहीं करना है हमें। क्या करेगा इसका, जाते हुए पूछ रहे हैं ना जिसका डाउट है, ये सब बच्चों को क्या पता है इसका क्या डाउट है क्या नहीं है। अच्छा एक ना सुनो, अरे बच्चों
ट्रांसफॉर्मर मैंने टॉपिक आपको करवाया था, तो ट्रांसफॉर्मर का एक क्वेश्चन मैं बोल रहा था कि जो बड़ा ज़रूरी है, एग्ज़ाम में आ सकता है, तो वो करवा दूँ। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, कर लेते हैं उसको भी, बस वो लास्ट है, फिर उसके बाद आपको फ्री कर देंगे। आप लोग तैयारी करिए घर जाके। देखो भाई, सब करवाया हुआ है आप लोगों को, इंपॉर्टेंट की चीज़ें मत भागिए। मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट में ना कम विश्वास रखता हूँ, लेकिन आप लोग बोल रहे हैं, फिर भी मैंने कुछ लिखवा दिए टॉपिक, ये कर लेना जरूर। दूँ क्वेश्चन? तो लिखो, क्वेश्चन लिखो। लिखिए भाई। भाई सभी बच्चे ने इस क्वेश्चन को, एक क्लास, भाई क्या कर रहे हो? सरीश, रचित, बोर्ड पे देखो, एक क्वेश्चन बता रहा हूं बस, ये ट्रांसफॉर्मर से, ये आपके फाइनेंस के लिए भी बड़ा जरूरी है। हो सकता है फर्स्ट टर्म में ना आए, फाइनेंस में आ सकता है, बड़ा जरूरी क्वेश्चन है भाई। और हो सकता है कि थोड़ा सा पेपर उनको मुश्किल सेट करना हुआ ना, तो वो इस क्वेश्चन को डालेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट करो अपनी कॉपी के अंदर, सारे बच्चे इसको नोट करेंगे। वैसा बच्चे नोट करो इसको और समझने की कोशिश करो क्या बोल रहे हैं।
क्लास यहां देख लो, पढ़ो भाई, एक बार पढ़ो सब बच्चे। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को एक बार देखें भाई, बस देखना है आप लोगों को, रीड करना है बस। मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूं, बिल्कुल तसल्ली से रीड करो क्या क्या लिखा हुआ है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा वो सेकेंडरी चीज है। ये क्वेश्चन आप लोगों के अगर एग्जाम में आए ना, पूरे 5 नंबर का आएगा, ध्यान रखना। सीधे 5 नंबर मिलेंगे, मैं पहले बोल रहा हूं, और बहुत हाई चांस है, ध्यान रखना, बहुत हाई चांस है। अगर पेपर मुश्किल सेट हुआ तो ठीक है, इजी हुआ तो नहीं देंगे, मुश्किल के लिए। आता है, आता है, बताओ, आओ आओ बोर्ड पे करो, करो, बताओ। हाँ भाई, क्या हुआ? चलो पढ़ लिया, पढ़ लिया भाई। अब पूरा माजरा समझो होता क्या है एक्चुअली में, सारी चीज समझने की कोशिश करते हैं। क्लास अगर सीखना है ना क्वेश्चन ढंग से, तो ढंग से समझना पड़ेगा, नहीं तो मैं पक्का बता रहा हूं आप लोग पूरा समझने के बाद भी क्वेश्चन गलत करेंगे पेपर के अंदर। ध्यान से देखना, क्योंकि कई बार बताने के बाद भी ना बच्चा उसमें वैल्यूज गलत लेता है। थोड़ा सिचुएशन को ढंग से समझना है, वो बताना क्या चाहता है, पूरा एक कॉन्सेप्ट है। ऐसे मत समझिए ट्रांसफॉर्मर पढ़ रखा तो हो जाएगा, कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना जरूरी है। देखिए आप लोगों के घरों में पावर सप्लाई आती है, आप लोगों ने देखा आपके आस पड़ोस में एक ट्रांसफॉर्मर लगा होता है, लगा होता है। कैसा ट्रांसफॉर्मर? स्टेप अप है, स्टेप डाउन है? स्टेप डाउन है, स्टेप अप है? देखिए क्या होता है, यहां पर एक पावर हाउस है। बस सुन लीजिए, ये आपके यहां पर बोलो कैसा है, बोलो एक पावर हाउस है। पावर हाउस मतलब जहां से बिजली आ रही है, मेन ही हमारे यहाँ पर कहीं ना कहीं बीच में होगा, ठीक है। और वो तो कुछ किलोमीटर दूर पे होता है पावर हाउस, और ये पावर हाउस कई सारे छोटे ट्रांसफॉर्मर्स को क्या करता है, सप्लाई करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये वायर है, डबल वायर होती है। डबल वायर इसलिए होती है कि ऑल्टरनेटिंग करंट जाता है तो एक से जाता है एक से आता है, इस तरीके से चलता है। सो डबल वायर होती है, और ये आपके बिल्कुल वहां पर जो पड़ोस में ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है, ये वाला ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है। और यहां पर बोलो क्या है, ये बोलो क्या है, ये घर है जहां पर ये ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा, बोलो सप्लाई करेगा। देखिए माजरा होता क्या है एक्चुअली में, जो ये हमारा पावर प्लांट होता है ना, इसके यहां पर लगा होता है एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। कैसा ट्रांसफॉर्मर बोलो? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। और यहां जो लगा होता है ना बच्चों, ये होता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। सुनिएगा भाई, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, एक होता है स्टेप डाउन। स्टेप अप लगा होता है पावर प्लांट पे जो पावर हाउस होता है, और स्टेप डाउन लगा होता है जहां पर ये बेसिकली आपके घर है ना वहां पर। अब होता क्या है, ये पावर हाउस जो होता है ना, मान लो कि सप्लाई कर रहा है 440 वोल्ट, इसके पास लगा हुआ है 440 वोल्ट की इसके पास सप्लाई है, खुद की सप्लाई 440 वोल्ट है, लेकिन ये इसको बोलो क्या करता है, ये इस 440 वोल्ट को स्टेप अप करता है, इसकी वोल्टेज को बढ़ाता है, उसकी वोल्टेज को बढ़ा के कुछ 6-7 हजार 8 हजार वोल्ट तक भी लेके जा सकता है ना। सो मान के चलो इसने 440 वोल्ट से इसको बढ़ा के कुछ 5000 वोल्ट तक ले आया। कितने तक बोलो? अब वो 5000 वोल्ट की सप्लाई करता है, वहां पर कुछ वोल्टेज यहां पर ड्रॉप होता है रास्ते के अंदर, क्योंकि आपको पता है जब कोई रेजिस्टेंस वायर के थ्रू कोई चीज जाएगी तो उसके अंदर कुछ ना कुछ वोल्टेज का बोलो क्या होगा, ड्रॉप। तो 5000 वोल्टेज यहां से भेजता है, लेकिन वहां तक पहुंचते पहुंचते मान लो 2000 यहां पर ड्रॉप होगी, तो यहां तक कितनी पहुंची बोलो? 3000। तो मान लो 3000 वोल्ट पहुंची, ये 3000 वोल्ट जो पहुंची, इसमें से इसको ये डाउन करके बोलो 220 वोल्ट पहुंचा के आपके घरों तक सप्लाई कर देगा। तो एक बहुत ही 1 मार्कर क्वेश्चन भी बन सकता है कि आपके जो घर होते हैं उसके आसपास जो एक ट्रांसफॉर्मर लगा हो, स्टेप अप है या स्टेप डाउन है, तो वो स्टेप डाउन है। यहां पर ये क्या करता है बोलो? स्टेप अप करता है। अच्छा मैं इसका रीजन भी आपको बताऊंगा, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन पूछता है आपसे एग्जाम में कि ये स्टेप अप करके क्यों भेजता है, वोल्टेज इतनी बढ़ा के क्यों भेजता है, समझेंगे इस चीज को भी। सो गाइस याद करो आप लोग, पहले मुझे बस ये बताओ हो क्या रहा है, हो क्या रहा है क्लास प्लीज,
अगर समझना है तो कॉन्टिन्यूएशन में समझना पड़ेगा 10 मिनट के लिए, नहीं समझना है तो बिल्कुल घर जाओ, अभी कोई फायदा नहीं है। जिसको लग रहा है कि मेरे को नहीं समझना, मेरे बस की नहीं है, तो जाओ घर बैठो, ध्यान से सुनोगे तो आएगा समझ में, नहीं तो नहीं आएगा। जबरदस्ती वाला काम नहीं है कुछ भी। सो पावर हाउस वाले ना कम वोल्टेज को हाई वोल्टेज बनाते हैं ताकि सप्लाई कर सकें। उस हाई वोल्टेज में से कुछ वोल्टेज ड्रॉप यहां पर हो जाता होगा, बची हुई वोल्टेज वहां पहुंचती है, उस वोल्टेज को वो स्टेप डाउन करके हमारे घरों तक सप्लाई कर देता है। बस यही है, इतना ही कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ जरा। अब सवाल क्या है ना, वो समझने की कोशिश करते हैं। पहले आपको ये सिनेरियो बताओ जो रियल सिनेरियो हमारे पास होता है। तो ये सिनेरियो पता लग गया सब बच्चों को? अरे आया कि नहीं आया? अरे यार ठीक है, लेकिन फिलहाल जो क्वेश्चन है ना, मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूं यहां से। ये वाली चीज को हम किसी और पेज पे डाल देते हैं ताकि आप लोग बाद में देख सके। ठीक है, ये यहां पर से आप देख लेना यार। ठीक है, आ जाओ वापस से। तो मैं इधर ये हटा रहा हूं क्योंकि मुझे अभी नहीं पता कि कितने वोल्ट पे क्या चीज दी हुई है, और ये वाले की भी मुझे नहीं पता है भाई। इन्फॉर्मेशन देखते हैं क्वेश्चन में दी है कि नहीं दी। अब हम क्वेश्चन पढ़ना शुरू करेंगे, तुम्हें कुछ समझ में आएगा कि क्या बता रहे हैं। पढ़ते हैं। एक स्मॉल टाउन है जिसकी डिमांड कितनी है, बोलो 800 किलोवाट। 800 किलोवाट की डिमांड है। पेपर के अंदर बस वैल्यू चेंज होंगी, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज नहीं हो सकती 1% भी। ऐसे ही आएगा बिल्कुल क्वेश्चन। स्मॉल टाउन है, उसकी पावर इतनी चाहिए, उसकी पावर इतनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चन बोलेगा। तो स्मॉल टाउन की पावर नीड बोलो कितनी, सब बच्चे बताओ। इसकी पावर नीड बोलो कितनी है, 800 किलोवाट। अगर किलो में चेंज कर लोगे तो 800 गुना में, मतलब वॉट में चेंज कर लोगे 10 की पावर 3 वॉट। ये पावर इसको चाहिए भाई, क्लियर होता है। दूसरी चीज, आगे बढ़ो। एट 220 वोल्ट, इसको कितनी वोल्टेज सप्लाई चाहिए, बोलो 220 वोल्ट। इसका मतलब जो यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है वो हमें कितने वोल्ट की सप्लाई पहुंचा रहा है, बोलो 220 वोल्ट। आगे कितना होगा देखते हैं, वो चीज पढ़ेंगे क्वेश्चन में। इस सिचुएटेड 15 किलोमीटर अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक प्लांट। इस इलेक्ट्रिक प्लांट से कितने की दूर है, बोलो 15 किलोमीटर दूर है। और इलेक्ट्रिक प्लांट जनरेटिंग द पावर एट 440 वोल्ट। ये कहां पर जनरेट करता है, बोलो कितनी पावर पे काम कर रहे हैं, 440 वोल्ट पे ही काम कर रहा है। जनरली होती 440 है, इसलिए मैंने भी 440 ही लिखी थी बच्चों। 440 पे पावर काम करता है, लेकिन बढ़ाता होगा उसको, स्टेप अप करता होगा। और जो स्टेप अप यहां पहुंचती होगी वो उसको स्टेप डाउन करता होगा। तो उसने कुछ इंफॉर्मेशन देना शुरू करा, हम उसको भरते चल रहे हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोलते थे रेजिस्टेंस ऑफ द 2 वायर लाइन, जो डबल वायर लाइन है ना, इसका रेजिस्टेंस जो है, उसका रेजिस्टेंस है 0.5 ओम पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर का बोलो कितना है, 0.5 ओम। तो 15 किलोमीटर का कितना होगा निकाल लेंगे ना। तो इसका रेजिस्टेंस उसने बता दिया, बोलो कितना, 0.5 ओम पर किलोमीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है, द टाउन गेट्स अ पावर फ्रॉम द लाइन थ्रू अ, जो टाउन है ना, ये टाउन जो है ना बेसिकली पावर लेता है किस लाइन के थ्रू, जो 4000 वोल्ट को 220 बनाता है। 4000 वोल्ट को 220 बनाता है। इसका मतलब समझ में आ गया कि यहां तक वोल्टेज ड्रॉप होने के बाद कितनी पहुंचती होगी, 4000। लेकिन बिल्कुल भी ये मत कह देना कि 440 इसको 4000 करता होगा, क्योंकि भैया अगर 4000 करता होगा तो कुछ ड्रॉप होने के बाद 4000 थोड़ा पहुंच जाएगा। तो यहां 4000 पहुंचा तो इसका मतलब इसने तो ज्यादा ही भेजा होगा। अरे नहीं आ रही बात समझ, उसकी यही सवाल है। अब सवाल सुनिएगा, सवाल सुनिएगा, यहां तक क्वेश्चन समझ में आ गया। पढ़ लो दोबारा से। एक स्मॉल टाउन है जिसकी डिमांड कितनी है, बोलो 800 किलोवाट की, ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एट 220 वोल्ट। 220 वोल्ट की सप्लाई लेता है। इस सिचुएटेड 15 किलोमीटर अवे फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक प्लांट जनरेटिंग द पावर एट 440 वोल्ट। स्टेप कितना करता है पता नहीं। द रेजिस्टेंस ऑफ द 2 वायर लाइन कैरिंग अ पावर इज 0.5 ओम पर किलोमीटर। हर किलोमीटर पे 0.5 ओम का रेजिस्टेंस है। द टाउन गेट्स अ पावर फ्रॉम द लाइन थ्रू अ 4000 टू 220 वोल्ट। जो पावर ये इसको मिल रही है ना, किस ट्रांसफार्मर के थ्रू मिल रही है, जो 4000 वोल्ट को 220 वोल्ट बनाता है। आगे के सवाल सुनो क्या है। अब बोलता है, बोलो भाई स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर सब स्टेशन इन द टाउन। यहां पर टाउन पे जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वो 4000 को 220 बनाता है। ठीक है निखिल, अब पहला सवाल सुन क्या है। एस्टिमेट द पावर लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट। रस्ते में जो पावर लॉस हुआ होगा वो कितना हुआ होगा, रस्ते में जो पावर लॉस हुआ होगा वो कितना। एक बात बिल्कुल ध्यान से सुन लो, तुम्हें हीट की फॉर्मूले में तुमने 10th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था, H इक्वल टू में I²RT पढ़ा था। ये H होता है एक तरीके से हीट या वर्क, बेसिकली वर्क भी पढ़ा था आप लोगों ने इसका। H/T अगर मैं कर दूं इसको, तो आपको पता है पावर का फॉर्मूला I²R भी होता है। तो जब हीट की फॉर्म में कभी भी लॉस पूछता है ना, तो ध्यान रखना हमेशा यही फॉर्मूला यूज करना है आप लोगों को। बिल्कुल दिमाग में फिट कर लो, जब पावर लॉस का फॉर्मूला पूछे तो हमेशा कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, I²R। क्या निकालोगे बोलो, इस रास्ते पे कितना करंट है इनटू में, मतलब स्क्वायर करके उसका R से मल्टीप्लाई, रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई। रेजिस्टेंस निकालना कुछ भी खेल नहीं है, बिल्कुल 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। रेजिस्टेंस करंट कैसे निकालना वो भी सिखाऊंगा आप लोगों को। तो पहली बात तो बोलो कितना पावर लॉस हुआ, कितना पावर लॉस हुआ। सेकंड चीज समझो क्या बोलता है, हाउ मच पावर मस्ट द प्लांट सप्लाई एज्यूमिंग देयर इज अ नेग्लिजिबल पावर लॉस ड्यू टू लीकेज। मान लेते कि कोई और लॉस नहीं है पावर का, तो बताइए इसको कितनी पावर भेजनी पड़ी होगी। चाहिए कितनी, बोलो 800। सब बच्चे बोल रहे चाहिए कितनी टाउन को, 800। करे कितनी भेजे, क्योंकि आपको पता है बीच में कुछ पावर लॉस हुआ होगा, बीच में कुछ।
अरे हीट की फॉर्म में लॉस हुआ है, वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, सब कुछ हुआ है सर, बीच में खत्म होती है वोल्टेज। तो कितनी पावर इसने भेजी होगी कि वहां 800 पहुंचे? अच्छा बताओ, अगर ये 800 ही भेजेगा तो क्या 800 पहुंच पाएगी? अगर ये 4000 ही वोल्टेज भेजते तो क्या 4000 पहुंच पाती? सर ये ज्यादा वोल्टेज भेजता है, ज्यादा ही पावर भेजता है, यहां कुछ वोल्टेज भी गिर जाती है, यहां कुछ पावर भी लॉस रहता है, बच बुचा के वहां पर पहुंचता है। तो कह रहे हैं उसने कितनी पावर भेजी होगी, प्लांट ने कितनी पावर भेजी होगी। ये दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल भाई, कैरेक्टराइज द स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर। यहां पर कितना बड़ा स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर लगा, 440 को कितना बना रहा है वो। बहुत सिंपल है, एकदम समझ में आएगा, बस बोर्ड पे ध्यान सुनते रहना। सब बच्चे पहले वाला फॉर्मूला समझ में आ गया, इसके रार। अब बस तुम्हें एक चीज बोलूंगा जो तुम्हें याद करनी है अच्छे से। इस वायर में करंट निकालने के लिए, इस वायर में करंट निकालने के लिए बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेना इस चीज को। तुम्हें पता है पावर आई स्क्वायर आर होता है, तो पावर का एक फॉर्मूला तुमने वी भी पढ़ा है भाई, ध्यान से सुनना भाई। इस वाली वायर में कितना करंट चल रहा है, इस वायर में कितना करंट चल रहा है, इसके लिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज करना, P इक्वल टू वी आई वाला। हाँ भाई हर्षित, तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है तो जाओ फिर। पावर इज इक्वल टू में वी आई है। अब मुझे बताओ जरा, पावर इज इक्वल टू में वी आई होता है तो मुझे बताओ आई कितना होगा, P बाय में भी। और मुझे बताओ जरा, हमें वहां पर कितनी पावर की नीड है, नीड बताओ कितनी पावर की, 800। तो पावर कर दो 800 किलोवाट, यानी 800 इंटू 10 की पावर 3। कितनी वोल्टेज यहां पर पहुंची एक तरीके से, नहीं वोल्टेज 4000। यही एक गलती होने वाली थी कि आप 220 ले लेंगे, 4000 पहुंची है सर इस वायर के थ्रू। वोल्टेज 4000 और सप्लाई कितने की बोलो, 800 किलोवाट की पावर। सो पावर 800 और वोल्टेज कितनी बोलो। बस जो बच्चा इस चीज को निकाल लेगा ना, उसके बाद क्वेश्चन में मैं कह रहा हूं कोई जान ही नहीं बचती है, ये क्वेश्चन ही खत्म हो जाता है बिल्कुल। आपको पता है P इक्वल टू वी आई है, I इक्वल टू P बाई वी। कितनी पावर वहां पर भेजनी पड़ेगी, 800। तो 800 लिया मैंने, और मैंने बोला वोल्टेज कितनी भेजनी पड़ेगी, 4000 से। 4000 क्यों सर, वहां पर 4000 ही पहुंचती है, 220 को डाउन करके करता है, नहीं तो नहीं आ रही बात समझ में। पता कितना आएगा, इसको कैलकुलेट करेगा, 3 जीरो कटेंगे सर, 200 एम्पियर आ गया। कितना आ गया बोलो, इसका मतलब इस वायर से कितना करंट चल रहा है बोलो, 200 एम्पियर। अब सब बच्चे बताओ पावर लॉस कितना होगा। पावर लॉस का फॉर्मूला सब बच्चों को याद करवा दिया, आई स्क्वायर आर। बिल्कुल दिमाग में फिट कर लो आई स्क्वायर आर। तो सब बच्चे मुझे बताओ आई स्क्वायर आर कैसे निकला। आई स्क्वायर मतलब 200 का स्क्वायर इनटू में आर। अब आर क्या होता है यार, आर मुझे बताओ सब बच्चे। यार बिल्कुल मैं कह रहा हूं 10th क्लास का बच्चा सुनेगा। 1 किलोमीटर पे कितना रेजिस्टेंस है, 0.5। तो 15 पे कितना होगा, 7.5। अरे 15 पे कितना होगा, लेकिन ये डबल वायर है। कैसी वायर है बोलो, डबल वायर। तो कितना हो जाएगा बोलो, 7.5 जमा 7.5, 15 किलोमीटर। वो 15 ओम आ जाएगा। नहीं आया समझ में। ओ भाई 1 किलोमीटर का कितना रेजिस्टेंस है, 0.5 ओम। तो 15 किलोमीटर का कितना होगा, 7.5 ओम। अरे आधा हो गया ना। और 15 किलोमीटर तक ये डबल वायर है, तो कितना हो जाएगा बोलो, 7.5 जमा 7.5। बोलो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा बोलो, 15 ओम। तो मैंने बोला भाई रेजिस्टेंस कितना होगा बोलो, 7.5 ओम जमा 7.5 ओम। बोलो कितना आएगा। कितनों को समझ में नहीं आया सर ये कैसे हुआ, आ गया रितिका। 1 किलोमीटर का 0.5 है, 2 किलोमीटर का कितना होगा, 1 ओम। हर किलोमीटर पे 0.5 का रेजिस्टेंस बन जाता है। तो 15 किलोमीटर पे कितना होगा, आधा हो जाएगा ना। 1 किलोमीटर पे 0.5 है, 2 किलोमीटर पे 1 है, 3 किलोमीटर पे 1.5 है, तो 15 किलोमीटर 7.5 हो गया। लेकिन डबल वायर है, लिखा हुआ है वहां पर डबल वायर है, पढ़ो 2 वायर लाइन है। तो 7.5 ओम एक की वजह से, 7.5 ओम एक की वजह से कितना हो गया बोलो, 15 ओम। बातें नहीं भाई प्लीज। अब 15 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, ये हो गया 15। बोलो कितना आएगा, कितना आएगा बोलो, 4 और इनटू में 15। बोलो कितना आया सब बच्चे बताओ, 15 चौक 60। कोई दिक्कत नहीं है, किलोवाट में निकाल लेंगे ना। ये वॉट में है, ये वॉट में है। बहुत अच्छे, 600 किलोवाट। ये क्या है बच्चों, अरे भैया ये पावर लॉस है। कितने का पावर लॉस हुआ, 600 का। बहुत अच्छे, कितने की भेजेगा, सेकंड पार्ट हो गया सर। लॉस भी हो गया पहले वाले पार्ट का। लॉस कितने का हुआ सब बच्चे, लॉस कितने का हुआ, 600 का। पावर भेजेगा कितनी सर, 800 तो उसको चाहिए, 600 का लॉस हो रहा है, टोटल 1400 की पावर भेजनी पड़ेगी उसको। नहीं आई ना बात समझ में, पक्का। तो आपको सबसे जरूरी चीज इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, कितने का पावर लॉस हो रहा है। पावर लॉस कैसे निकलता है, आई स्क्वायर आर से। आई स्क्वायर आर निकालना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सही है। 1 किलोमीटर पे पता हुआ है तो 15 किलोमीटर पे कितना होगा पता लग जाएगा सर। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। करंट कैसे निकलेगा, मैंने कहा सबसे जरूरी चीज क्वेश्चन की करंट है। और करंट कैसे निकलती है, P बाई वी से। बच्चे हो तो गया सर याद। अरे भैया मेरे को पता है पावर और वी रखते वक्त गलतियां करोगे। पावर ध्यान रखना, टाउन को कितनी चाहिए, 800। कितने की वोल्टेज पहुंचेगी टाउन के पास, 4000 की। जो स्टेप डाउन वहां पर लगा हुआ है उसके पास कितनी पहुंची, 4000 पहुंची है। तो 800 बाई में 4000, 200 एम्पीयर का करंट, 200 का स्क्वायर इंटू 15। सर आ गया पावर लॉस 600 का। मुझे बताओ पावर डिलीवर्ड बाय प्लांट कितना आएगा। पावर डिलीवर्ड बाय प्लांट, बोलो भाई पावर डिलीवर बाय प्लांट कितना है बोलो,
तो प्लांट ने कितनी पावर को डिलीवर किया होगा? बोलेंगे सर 600 तो लॉस हो गया, 800 वैसे भेजनी थी सर, 1400 किलोवाट की उसको पावर भेजनी पड़ेगी। नहीं आ रहा समझ में सर? पक्की बात है। और तीसरी चीज उसने बोली कि बताओ यहां पर कितना बड़ा स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। यार बहुत सिंपल सी चीज है, दो तरीके से बताऊंगा आपको, जो तरीका बेस्ट लगे वो वाला कर लेना। अगर आप ये निकाल लो कितना अगर आप ये निकाल लो कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ इस वायर के बीच में, वोल्टेज ड्रॉप ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, वोल्टेज ड्रॉप ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। आप मुझे बताओ यार, क्या तुम लोगों को वोल्टेज ड्रॉप का नहीं पता कि अगर किसी भी आर रेजिस्टेंस के पास आई करंट है तो कितना वोल्टेज ड्रॉप होता है? आई आर। तो मुझे बताना जरा वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, बोलो। आई आर, वोल्टेज ड्रॉप आई आर होगा। कितना करंट चल रहा है इस वायर में? 200। रेजिस्टेंस बोलो कितना है? 15। कितने का वोल्टेज ड्रॉप हुआ? 3000 वोल्ट तो ड्रॉप हो गई सर। 4000 भेजनी थी, 3000 ड्रॉप होगी। कितनी भेजी होगी यहां से? 7000। मतलब कैसा स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा हुआ है? 440 वोल्ट से 7000 वोल्ट का स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। नहीं आया समझ में? भेजी सर 7000 है, 7000 में से 4000, 3000 ड्रॉप होगी, 4000 बच गई सर। नहीं आई बात समझ में? तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर कितने का बना बताओ जरा, यहां पर लिख दोगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कितने का बना? स्टेप अप ट्रांसफार्मर कितने का बना बोलो? 440 वोल्ट से 7000 वोल्ट। कुछ समझ नहीं आ रहा सर? नहीं आया ना? एक और तरीका था, कोई बच्चा सोच के बताइए, यहां से कितनी पावर भेज रहा है? 1400 किलोवाट। कितनी पावर भेज रहे हैं? 1400। कितने करंट पे? सर 200। सीधा बोल सकते थे सर, पावर बराबर में वी आई होता है, वी बराबर में होता पी बाय में क्या? आई। पावर कितनी बोलो? 1400 किलोवाट। और करंट बोलो कितना? 200। तो भी निकालते तो बोलो कितना आता? 700। वो आता सॉरी कितना आता? 7 किलो आता, लेकिन वॉट नहीं होता बच्चों, यूनिट चेंज हो जाती। 7 किलो का मतलब आता 7000। क्या आता बोलो? लेकिन वाला छोड़िए ना, मैं तो कह रहा हूं वोल्टेज ड्रॉप जल्दी समझ में आता है कि वोल्टेज ड्रॉप होता है आई इंटू आर। आई तुम्हें पता है, आर तुम्हें पता है। वोल्टेज ड्रॉप पता लगा 3000 का, टोटल 4000 पहुंची भी है, 4000 पहुंची है, 3000 का ड्रॉप हुआ, 7000 बढ़ाई होगी। यहाँ पर नहीं आई बात समझ में? कुछ समझ में नहीं आ रहा सर? अगर ये क्वेश्चन आया बिल्कुल हूबहू आएगा, बस क्या बदलता है मैं आपको बता देता हूं। क्या बोलता है? बोलता है कि स्मॉल टाउन को ना 700 किलोवाट की नीड है भाई, तो यहां पर क्या आ जाएगा? 700 किलोवाट। और यहां पर स्टेप डाउन बदल देगा, 4000 से 220 की बजाय 3000 से 220 कर देगा। क्या फर्क पड़ता है भाई? मैंने बोला इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इस ट्रांसमिशन लाइन में करंट कितना चल रहा है। और ये करंट कैसे निकलेगा बोलो? निकल करंट कैसे निकलेगा? पी बाय वी से। कितनी पावर वहां पहुंचनी है, कितनी वोल्टेज वहां पहुंचनी है, पावर कितनी पहुंचानी है? 800। वोल्टेज कितनी पहुंचानी है? 4000। उधर की बात है, उधर कितना पहुंचाना है? 800 की पावर, 4000 की वोल्टेज, 800 बाई 400 200 आ गया। जैसे ही करंट मिल गया, ऐसा करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस मिल गया, पावर लॉस। पावर लॉस मिलते के साथ ही समझ में आता है सर 800 भेजना था, इतने का लॉस हो गया, टोटल भेजा होगा 1400। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वोल्टेज ड्रॉप निकाल सकते हो आई इंटू आर से, जितने का वोल्टेज ड्रॉप हुआ टोटल जितना वोल्टेज भेजा दोनों को मिला दो, इतने का स्टेप ट्रांसफार्मर। कहां मुश्किल हो गया क्वेश्चन? अब तो हो गया आसान। इसीलिए बोला है पहले कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ऐसे तुम 10 क्वेश्चन बना लोगे, कॉन्सेप्ट का आना जरूरी है। अब सुन लीजिए, आज की क्लास में हम लोगों ने क्या करा है, आप लोगों को ये क्वेश्चन बड़ा जरूरी है भाई। मेरे को थोड़ी सी गट फीलिंग है कि ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर, क्योंकि जनरली मैंने बहुत बार आता हुआ देखा है। अगर इससे आसान आए, सुन लो, इससे आसान है तो मैं तुम्हें ऑलरेडी ट्रांसफार्मर के करवा चुका हूं। याद करो वाले क्वेश्चन, ईएसीपी, एनएसएनपी, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, इतने टर्न्स उतने टर्न्स, सब न्यूमेरिकल मैंने तुम्हें करवाए हैं। अरे नहीं आ रहा याद यार, सो जो करवाए हैं वो तो है ही। उसके बाद ट्रांसफॉर्मर से क्वेश्चन आए तो फंसोगे नहीं, ये बात की गारंटी। ये आएगा अगर मुश्किल आएगा तो। और सुनो,